हमारी बच्ची बहुत होशियार थी। कहती थी मम्मी हमको पढ़ा दो कोई मेर, हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। हर बेटी का अधिकार है कि वो सुरक्षित चले। अपने ही गांव में, अपने ही शहर में जब वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो बाहर क्या रहेगी। अभी कुल हे हुए ना घर राह चली, अतना अत्याचारी नहीं होत रहा। हमको लग रहा है कि इस घटना के बाद हमारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। नमस्कार, गांव कनेक्शन के खास शो गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई दिनों से पूरे देश में हाथरस गैंगरेप और बलरामपुर केस को लेकर के आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, कई तरह की बातें अलग अलग तरह से निकल के सामने आ रही हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो यही रहेगा कि रेप या गैंगरेप जैसे मामलों की जो एफआईआर है, जो पीएम रिपोर्ट है, उसमें कहाँ पे चूक रह जाती है, जिस वजह से जो पीड़िता का पक्ष है वो कमजोर रह जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, जो एडवोकेट हैं। उनका बहुत स्वागत है गांव कनेक्शन के इस कैफे में। सीमा जी ने निर्भया का केस भी लड़ा था, अभी वो हाथरस केस को भी लड़ रही हैं। हमारे साथ है इंद्रभूषण सिंह, जो सीनियर एडवोकेट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गांव कनेक्शन के इस खास शो में। हमारे साथ डॉक्टर नीलम सिंह है, जो वात्सल संस्था में निदेशक हैं, कार्यकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। हमारे साथ सुमन देवटिया है, जो दलित वुमेन फाइट की कोर मेंबर हैं। आपका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही है मानवाधिकार वकील शुभांगी जी। शुभांगी जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। हमारे साथ गांव कनेक्शन के एसोसिएट एडिटर अरविंद शुक्ला जी हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, हम कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे कि अगर शुरुआती दौर में जब पीड़िता के साथ इस तरह की घटना हो जाती है किन्हीं कारणों, बस तो फिर जब वो थाने जाती है, वहां से लेकर के जब उसको न्याय कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो आखिर किन बिंदुओं पर गहनता से बातचीत की जाए, चर्चा की जाए, जिस वजह से उन कौन बिंदुओं की जांच की जाए जिसकी वजह से उसका केस मजबूत रहे। अगर दुर्भाग्यवश पीड़िता की मौत हो जाती है तो कम से कम इतने एविडेंस हमारे पास पर्याप्त रूप से रहे जिसकी वजह से केस हमारा कमजोर ना पड़े। तो सबसे पहले हम इंद्रभूषण सिंह सर से निवेदन करेंगे कि आप हमें थोड़ा बताएं कि वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी रखने लगे हैं कि हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, फोटोग्राफी इतना एडवांस हो गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उस एडवांस टेक्नोलॉजी की कोई यूज नहीं किया जाता। आज भी वही अंग्रेजों के ज़माने का सिस्टम चल रहा है। क्राइम में होता है, दरोगा जी जाते हैं, खड़े होकर के डायरी में कुछ नोट कर लेते हैं, उससे बात किया हो गया, और फिर आकर के अपना एक चार्जशीट 3 महीने के बाद फाइल कर देते हैं। कुछ इनोसेंट पर्सन्स के खिलाफ, कुछ जो रियल कल्प्रिट होते हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद सालों साल मुकदमा चलता है। कोर्ट इंतजार करती रहती है कि कौन से विटनेस को हम बुलावें, कौन से को ना बुलावें। तो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हर थाने लेवल पे नहीं तो कम से कम एक तहसील लेवल पे एक एडवांस सिस्टम के लिए एक लेबोरेटरी होना चाहिए। जहां पर क्राइम हो तो उस लेबोरेटरी से दरोगा जी के साथ में वो लोग पहुंचे जो फोटोग्राफी जानते हो, स्लाइवा लेना जानते हो, और सब चीजों को कलेक्ट करना जानते हो, हेयर लेना जानते हो। तो वो लोग जब पहुंच करके जब एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो कोई भी कल्प्रिट कभी बचने नहीं पाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हम वही सिर्फ गवाहों के बयान और दरोगा जी की केस डायरी पर भी आज ही चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल आईवी सिंह जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो साथियों जो गांव कनेक्शन में भी जुड़े हैं, मैं और नीतू जो बात कर रहे थे वो यही मुद्दा था कि अगर हम हाथरस से उठाते हैं तो हाथरस को लेकर के जो बात सामने, उसमें जो पीड़िता के साथ जो दरिंदगी हुई तो है ही, लेकिन साथ में ये कि वो एक लंबा समय लग गया, 10-15 दिन लग गए उसको। जब तक उसकी मौत नहीं हुई तब तक ये मामला इतना गरमाया नहीं। 10 दिन लगे रेप के जो उस धारा को जोड़ने में। तो जब ऐसे कोई भी जब केस होता है, जब कोई भी ऐसी शर्मनाक वाहियात और ऐसी हादसा ऐसा हमारे साथ दुर्घटना कहेंगे जो होती है, तब
कई बार उस समय तो हम उबलते हैं, गुस्सा होता है, लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में कई बार वो केस कमजोर हो जाता है। क्या हाथरस हो, चाहे वो भदोही हो, अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ जांच का विषय है, बलरामपुर में जो हुआ, क्या हमारे जो जांच अधिकारी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, क्या वो सही दिशा में जांच करते हैं? क्या वो सारे फैक्ट चुनते हैं जो उनको उस समय कदम उठाए जाने चाहिए? अगर किसी पीड़िता के साथ कोई ऐसी घटना हुई है, हम नहीं कहते कि रेप हुआ या नहीं हुआ, गैंगरेप है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो लेकिन अगर किसी परिवार ने शक जताया है, तो क्या वो बिंदु होने चाहिए जिन पे हर हाल में जांच हो, हर हाल में बात हो? उनको वो समझना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि हमको एक ऐसे मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि जहाँ पे समझ में आए। जब देश में 87 केस रोज ऐसे आ रहे हैं, जब रेप हो रहा, हमारा ये शो खत्म होने से पहले 1 घंटे का हमारा शो है, 3 से 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। इसलिए हमें लगा कि हमको अब जितनी बात सुरक्षा करनी है, उतनी बात हमको इस बात की भी करनी। खुदा न खास्ता दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से हमारे आसपास का कोई भी व्यक्ति, कोई साथी, कोई अगर ऐसे उसका शिकार होता है या हम कोई जानने वाला, तो हमको कौन से एहतियात बरतने हैं, हमें क्या याद रखना है, वो मैं जानना चाहता। शुभांगी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि जैसा नीतू बता रही थी कि कहाँ चूक हो जाती है। जैसे जैसे आईपी सर ने बोला, एक तो ये है कि ऑफ कोर्स किस तरीके से एविडेंस कलेक्शन हो रहा है, पर मैं बात करना चाहूंगी उसके पहले के स्टेज की भी। जब औरतें जा रही हैं पुलिस स्टेशन अपनी घटना अपने साथ हुई घटना को, वारदात को रिपोर्ट कराने, वहां पर जो पुलिस का रवैया है, एक अभी भी हम 2020 बैठे हुए हैं, रेप के कानून पे संशोधन कितने आ गए हैं, प्रक्रियाएं और संवेदनशील आ गई हैं, पर पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो अभी भी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड नहीं है। कि किस तरीके से जब कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है जिसके शरीर के ऊपर हिंसा हुई है, वो किस तरीके की सिचुएशन में होगी, वो किस तरीके से अपने बयान देगी, आपको किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, जिससे कि आप उसके बयानों में भी बेस्ट फॉर्म ऑफ आप एविडेंस निकाल सकें। उसके बाद उस बार आगे ऑफ कोर्स मेडिकल है, साथ में 164 का बयान है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे 164 के बयान के दौरान भी किस तरीके से ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड तरीके से यौनिक अपराधों के केसेस में एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा हम जो हमेशा सर्वाइवर्स से कहते हैं कि आप पहले इंस्टेंस में अगर आप उसको राइटिंग में डाल सकें, आप उसको ऑन रिकॉर्ड किसी तरीके से आप उसको बाय ईमेल अपने एसपी एसएसपी को भेज दीजिए, आप 100 नंबर पे डायल करके, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है, आप उसको अगर कमीशन पे भेजना, पर उसका एक पेपर ट्रेल बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन देखते हैं कि डिले इन इन्वेस्टिगेशन इतना होता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने में, अभी हमने एक रिपोर्ट भी रिलीज करी है, एक रिसर्च रिपोर्ट भी, जिसमें पुलिस रेप की एफआईआर लिखने में 228 दिन लगा दी है, जबकि वो 228 दिन मैंने पढ़ा उसको। और वो इंसिडेंट होने के बिल्कुल अगले दिन अपने घर वालों को बता के, अपने करीबी को बता के पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, उसके बावजूद। और उसके बाद उसको पैरालीगल केस वर्कर का सपोर्ट मिला, उसको मानवाधिकार वकीलों का सपोर्ट मिला, तब 228 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस 228 दिन में कुछ भी अगर बायोलॉजिकल एविडेंस है वो नष्ट हो जाएगा शरीर से। अगर उसकी याददाश्त में ट्रॉमा कैसे इफेक्ट करता है, ये कोई इसको कुकी कटर सोल्यूशन कहते हैं, वो नहीं है कि वो 2 दिन शॉक में रहेगी और तीसरे दिन उसको याद आ जाएगा, या उसको पहले दिन से हर छोटी-छोटी उसको बातें उस इंसिडेंट की याद रहेंगी। इसका भी अपना खुद का सबका इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल शुभांगी, ये इन्हीं चीजें मुद्दों को हमें अलग अलग बात करना, सबके साथ में आना। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बयान की बात की है। आईवी सर, अभी जब आपने देखा, जब जो हाथरस केस है, जो उसमें जो कई सारे बयान आ रहे हैं, नेताओं के बयान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इस पीड़िता की माँ के, पीड़िता के परिजनों का बयान। अगर हम आज बाहर जाएंगे तो यहाँ के लोग कहेंगे कि इनके घर की लड़की थी, हमें जज करेंगे। बल्कि इस गांव के उस इंसान को जज करना चाहिए, एक एक बंदे को जज करना चाहिए जो इस गांव में ऐसी सोच बना के रखा है। शर्म मुझे नहीं, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। नज़रिया उनका बदल जाएगा, क्योंकि लोग शिक्षित तो होते हैं लेकिन सोचने की क्षमता नहीं होती है इतनी।
क्योंकि हर बेटी का हक है, हर बेटी का अधिकार है कि वो सुरक्षित चले। अपने ही गांव में, अपने ही शहर में जब वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो बाहर क्या रहेगी। वो लड़की कहती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ। गलत काम की जो परिभाषा है वो कानून कैसे समझता होगा? मतलब वो क्या गांव के लोग जब पिछली सीरीज हमारे जो गांव कनेक्शन ने की थी रक्त रंजित, उसमें हमने बताने की और समझने की, समझाने की कोशिश की थी कि जो गलत काम है वो क्या है। क्या उसने हाथ पकड़ा, क्या उसने बाल खींचे, या कि सर क्या मतलब जो ये क्या कहूँगा, हमारे पास मतलब मेरे पास तो सब नहीं है सही मायने में, क्योंकि उसने कैसे बताया कि वो गलत काम क्या हुआ, और क्या उसको इतना जरूरी है कि वो गलत काम को सही तरीके समझा दे कि क्या हुआ? वो कानून में कहाँ बैठता होगा सर ये गलत काम? देखिए, हमारे कैसे? भारतीय समाज में हमारे यहाँ लड़कियों को और स्त्रियों को माना गया है कि वो किसी चीज को ऐसा जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको बताने में बहुत शर्माती भी, जी सर। उनको हीनता का भाव रहता है उनके अंदर कि हम बताएं भी कि न बताएं। अगर उन्होंने इशारे में भी कहा, देमनार जो होता है उनका हाल चाल हाव भाव जो होता है उससे गेस कर लिया जाता है कि इनके साथ में कुछ गलत काम हुआ है। अब अगर गलत काम हुआ है तो गलत काम के लिए दरोगा को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आखिर इसीलिए तो है वो, उसका काम ही यही है कि उसको तुरंत वहीं पर डिटेक्ट करे कि क्या गलत काम हुआ है। फिर अगला कदम ये है कि जैसे ही उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, अब मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो ये एक फॉर्म बना दिया गया है और पूरे देश में भी कर दिया गया है कि वो 10 पेज का या 12 पेज का होता है। वहां पर डॉक्टर को ये लिखना पड़ता है कि लड़की का बयान क्या है, और जहां कहीं डॉक्टर को शंका हो वो पूछ करके उसको फिलअप करता है। फिर इंजरी रिपोर्ट के अलावा बॉडी में उसके जो जो भी निशान मिलते हैं उनको सबको उनको लिखना पड़ता है। तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जो पहला डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये सिद्ध हो जाता है। अगला कदम जाइए कि अगर गलत काम हो गया है तो तुरंत वहीं पे उसका वेजाइनल स्मेयर और जो चीजें होती हैं वो निकाला जाता है। एक बात और भी है, आज की हमारी साइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि अगर लड़का जिसने रेप किया है, लड़का या औरत आदमी कोई भी हो, अगर उसने रेप किया है तो अगर अरेस्ट हो गया विद इन 24 या 36 आवर्स, तो उसके प्राइवेट पार्ट्स का भी अगर एग्जामिनेशन कराया जाए तो उससे वो कितना भी नहा ले धो ले वो डिटेक्ट हो जाता है कि इस आदमी ने रेप किया है। फिर एडिशनल सर्कमस्टांसेस होती हैं, कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर स्मेयर है, कपड़ों के ऊपर नहीं है तो लड़की के बाल कहीं मिल गए हो उसके कपड़ों पे मिल जाए, या लड़के के कोई बाल या कोई और शरीर का कोई ऐसा पार्ट हो जो उस लड़की के कपड़ों पे मिल जाए या लड़की के उससे मिल जाए, तो ये कनेक्टिंग एविडेंस इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि जिसमें मुलजिम को भागना बहुत मुश्किल हो। दुर्भाग्य क्या ये हमारे है, मतलब मैं कि क्या फॉलो किया जाता है हमारे, क्या हम उनको नहीं, बिल्कुल नहीं चीजों फॉलो को किया समझते जाता हैं? है, बिल्कुल नहीं अगर फॉलो किया जाता है। सर मैं हमारे आपको यहाँ टोक रहा हूँ बीच में, माफी चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने लिखा, बहुत लोग लिखवाते हैं कि मेरे साथ गलत काम हुआ, जब वो मामला कोर्ट पहुंचेगा तो क्या होगा उसमें? मैं वकीलों और लोगों के पास भी आऊंगा। आप अगर इसको अगर किसी ने कहा सिर्फ मेरे साथ गलत काम हुआ, अब वो दर्ज हो गया जीडी में, वो दर्ज हो गया इसमें, फिर क्या होगा? देखिए, अगर गलत काम हुआ है तो कोर्ट में अगर जाएगा, अगर मेडिकल रिपोर्ट से ये सपोर्टेड है कि उसके साथ में रेप हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है, तो उसके ऊपर कन्विक्शन हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इनसेंसिटिविटी बहुत हो गई है, सेंसिटिविटी हमारे खत्म हो गई। एक जज साहब के यहाँ एक ट्रायल चल रहा था जिसमें डकैती विद रेप का केस था। एक 19 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ था, लेकिन जब वो कोर्ट में बयान देने आई तो जब उससे पूछा गया कि रेप हुआ है तो वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। फिर जज साहब ने 9 मुलजिम थे, 9 मुलजिम में से एक एक को सामने खड़ा करके पूछा क्या इसने रेप किया, क्या इसने किया, लड़की ना करती रही। अंत में जब एक मुलजिम आया उनके सामने तो वो लड़की ने शर्म से सर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। जज साहब ने इसी ग्राउंड के ऊपर उसका डेमनार, उसका हाव भाव नोट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी एविडेंस एक्ट में, और रिकॉर्ड करके उस लड़के का कन्विक्शन 300 डकैती के साथ में 376 के भी ऑफेंस में कर दिया।
और वो जजमेंट अपहेल्ड रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो डेमिनार होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसको कहना बहुत जरूरी नहीं है कि मेरे साथ में ये हुआ या इस तरह से ये हुआ। अगर सिर्फ उसका मेडिकल रिपोर्ट से सब सपोर्ट हो जाता है कि पेनिट्रेशन उसके साथ हुआ है तो फिर रेप का केस चलेगा। मेरा कहने का सर यहाँ आशय ये था कि जब इस तरह से बोलते हैं तो जो जैसे हमने पहले बात की थी कि जो हमारे पहले जांच अधिकारी होते हैं, जो पहले लोग उससे मिलते हैं, पुलिस हो या प्रशासन की, खासकर पुलिस ही मिलती है, वो यहाँ पे सब उनके पास काफी झोल-झाल करने की आशंका है। जैसे कल नीतू जब बलरामपुर या उधर केस से आई, वो हमें कुछ बहुत सारी चीजें बताई। नीतू, आप कुछ नाखूनों का जिक्र कर रही थी, उससे बात बढ़ाइए और फिर और अपने दूसरों तक पहुंचते हैं। जैसे सर, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो हम यहाँ से जब लखनऊ से गए थे तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात थी कि पीड़िता के साथ गैंगरेप या रेप हुआ है ना। जब हमने वहाँ पे पड़ताल की तो हमें बहुत और पहलू नजर आए। कुछ लोग बात कर रहे थे कि ऑनर किलिंग का मामला है, कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद लड़की प्रेग्नेंट थी या पहले से अफेयर रहा था। ऐसे कई और बिंदु सामने आए, लेकिन पुलिस ने पीड़िता के पीड़ित परिवार के बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि पीड़िता अपने बयान दे ही नहीं पाई, उसके आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई। जो सरकमस्टेंसेस थे, जैसे भी सर बता रहे हैं कि क्या क्या बिंदु होने चाहिए थे। अगर पीड़िता के हाथ में वीगो लगा है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है कि उसके हाथ में वीगो लगा था। अगर उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पीड़िता के ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि जब पीड़िता घर आई थी तो उसके इतना ज्यादा ब्लड नहीं निकला, तो आराम से रिक्शे पे बैठ के आई थी। पर हाँ, उसकी स्थिति हालत ठीक नहीं थी, वो बदहवास थी, चल नहीं सकती थी, उसके हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही थी, पर इतनी ब्लीडिंग कहीं नहीं हुई। उसके जो नाखून, अगर किसी के साथ रेप या गैंगरेप होता है तो जो हम नाखूनों की बात करते हो, कहीं से छीना झपटी करेगी, उसका उसमें टेस्ट नहीं किया गया। मुझे लगता है कि इस विषय में डॉक्टर नीलम सिंह जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि पीएम रिपोर्ट में ऐसे किन बिंदुओं पे ध्यान रखा जाए। देखिए, इन सभी मामलों में अभी आईबी सिंह साहब ने कहा कि कोई लंबी सी एक परफॉर्मेंस बना दी है, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने WHO के सजेशन पे 2014 में, मार्च 2014 में एक गाइडलाइन जारी किए थे, जिसके अनुसार सभी ऐसे जिनमें सस्पेक्टेड वायलेंस, चाहे वो बच्चों के खिलाफ, विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट तब आ चुका था, तो कैसे सेंसिटिविटी के साथ इन मामलों को, जिसमें शक भी है, उन मामलों को जांच की जाए या पोस्टमार्टम किया जाए या जांच ही की जाए, चाहे ऐसे केस आते हैं। अब इस केस में बलरामपुर वाली तो मृतक थी, लेकिन हाथरस की महिला जब भर्ती हुई होगी तो शायद उस समय वो तो अलीगढ़ में भर्ती हुई थी। तो ऐसी सभी मामले में अगर आते हैं तो आपको, अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है तो पुलिस रिपोर्ट भी करनी है डॉक्टर को, और अगर परिवार ये कंसेंट देता है कि हम नहीं चाहते हैं पुलिस के इंटरवेंशन, तब भी एग्जामिन करके उनकी कंसेंट। तो जो स्टेप होने चाहिए, एक इसमें बहुत अच्छा उन्होंने गाइडलाइन के अंत में एक 15 पेज का परफॉर्मा है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मैं कभी सरकारी सेवा में नहीं रही इसलिए मुझे पता नहीं कि किस तरह का परफॉर्मा ये लोग यूज़ करते हैं, बट मैं जहाँ तक इस गाइडलाइन के हिसाब से समझती हूँ तो 15 पेज का ये परफॉर्मा है, जिसके आखिरी पेज पे डॉक्टर को दस्तखत करने होते हैं। लेकिन व्यवहार में मैंने जब भी कभी ऐसी रिपोर्ट देखी है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस की या पीएम रिपोर्ट देखी है, तो वो 2 या 3 पन्ने की मुझे दिखाई देती है। और एक मेरा कहना यहाँ ये भी है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि उसको इतना छोटा करके उसको परफॉर्मा को बना दिया जाता है सरकारी सिस्टम में कि उसमें लिखने की जगह ही नहीं होती। तो अगर डॉक्टर चाहे भी तो उसमें लिख नहीं सकता पूरी फाइंडिंग को, जबकि वो फाइंडिंग्स बड़े एलोबरेट रूप से लिखी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आम जो पोस्टमार्टम है उनमें अगर ना भी किया जाए तो इस तरह के केसेस जिनमें ये उम्मीद है कि आगे चल के किसी तरह का केस होगा या कोई सस्पिशन है, विशेष रूप से हमारे देश में बढ़ते हुए इन तरह की हिंसाओं को देखते हुए, ज़रूर ऐसे केसेस के लिए तो कम से कम 15 पेज का परफॉर्मा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वो पूरी बात रखें। और उसमें स्टेप जो है वो पहला ये है कि कंसेंट, अगर वो होश में है या परिवार अगर वो छोटी है, मृतक है, तो पोस्टमार्टम ही होगा। और उसमें फिर बहुत ज़रूरी है इस तरह के केसेस में एक हिस्ट्री लिया जाना, डॉक्टर के द्वारा भी हिस्ट्री लिया जाना, डॉक्टर के द्वारा भी। वो एफआईआर में जो कुछ लिखा रहा है वो एक अलग बात है, मगर जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीतू अभी आपने कहा कि उसके वीगो लगा था और उसका जिक्र कहीं नहीं है, तो अगर वो परिवार से हिस्ट्री लेते तो शायद वीगो की बात आपको परिवार ने बताई, तो शायद डॉक्टर अगर हिस्ट्री, क्योंकि एफआईआर में वीगो की बात दर्ज है, एफआईआर में वीगो की बात दर्ज है, जबकि पीएम रिपोर्ट में ऐसा जिक्र नहीं है। अगर आप सरकारी गाइडलाइन देखें तो डॉक्टर को भी एक हिस्ट्री लेनी है, उसको अगर ज़रूरत है, ये तो मृतक है तो बात अलग है, अदरवाइज फर्स्ट एड भी देना और एग्जामिन करना। एग्जामिनेशन में
एज का एस्टिमेशन करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर एज का कोई मुद्दा है तो, और उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करने के लिए न सिर्फ एग्जामिनेशन एंड डिटेल एग्जामिनेशन, और डिटेल एग्जामिनेशन में मुख्य रूप से जब इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की हम बात करते हैं तो मुंह का एग्जामिनेशन, छाती का एग्जामिनेशन, कहीं फ्रैक्चर है बॉडी में उसका एग्जामिनेशन, थाइस का एग्जामिनेशन, और 3 उसकी कैविटीज, ओरल कैविटी, उसकी एनल कैविटी, लैट्रिन का रास्ता और उसकी वजाइना यानी योनि का रास्ता। ये 3 कैविटीज बड़ी महत्वपूर्ण है जहाँ से न सिर्फ सैंपल कलेक्ट किए जाने चाहिए और इन सैंपल्स को रेस्पेक्टिव जो उसके पदार्थ जिसमें कि प्रिजर्व किया जाना चाहिए ताकि उनकी जो जांच प्रभावित ना हो। गलत अगर आप सैंपल इकट्ठा कर लेंगे, जिसको सलाइन में लेना है उसको पानी में ले लेंगे, जिसको EDTA में लेना है उसको आप सलाइन में ले लेंगे तो रिपोर्ट नहीं आएगी। क्रोमोसोम एनालिसिस करने के लिए भी एक खास तरह के ये, तो इस सब की उपलब्धता कि इस तरह के सैंपल की वायल्स वहाँ पे उपलब्ध हों, वो ड्राई से किए जाएं, सैंपल को पैक किया जाए, उसकी नंबरिंग की जाए, उसको सील किया जाए, उसको सही जगह पहुंचाया जाए, और जो भी सिंह साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसी लैब्स भी हर जगह होनी चाहिए जिससे कि हम इस काम को कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने नीलम जी अपने प्रकाश डाला। हमारे साथ सीमा जी साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का। जी, तो आपका परिचय करा दो। नीतू ने परिचय करा था, मैं फिर से परिचय करा देता हूँ क्योंकि सीमा जी ने जो निर्भया को जो इंसाफ दिलाने में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत मुश्किलें झेली और लेकिन अंततः उनको उनके अंजाम तक पहुंचा के मानी। अभी वो हाथरस में अपने हाथरस की जो पीड़िता है उसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं। सीमा जी, अभी आज की जो चर्चा थी वो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम ज्यादातर ग्रामीण एरिया में कवर करते हैं, ग्रामीण का वो रखते हैं और बहुत सारे केस हैं। मैं नहीं चाहता था इस तरह की कोई चर्चा भी मुझे कभी करनी पड़े। हमने और नीतू ने सोचा क्या, लेकिन जब 87 रेप केस रोज हो रहे होंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा, ये होता हमारा शो खत्म होते भारत के किसी कोने से कोई ऐसी खबर आ जाए या 1-2 खबरें आ जाए जब कोई पीड़ित, कोई महिला, कोई बच्ची, कोई हमारे सहयोगी जो है रेप का शिकार हो गई हो, यौन हिंसा का शिकार हो गए। ऐसे में जब देखा जाता है कई बार जो शुरुआती जो तथ्य इकट्ठे करने चाहिए, जब तथ्य नहीं होते तभी तो बवाल होता है। अगर शुरुआत में 2 दिन में कुछ केस को सही तरीके से पहुंचा दिया जाए तो शायद इतने हंगामे ना हो, इतना बवाल ना हो, सड़कों पे लोग ना उतरना पड़े। तो मेरा सवाल आपसे था, जब ऐसे तथ्य आते हैं या जो अब नए आपने केसेस देखे हैं अभी, कहाँ लगता है कहाँ चूक होती है कि केस को कमजोर करने की, घालमेल करने की कोशिश होती है? जी, देखिए अभी मैं डॉक्टर साहिबा को सुन रही थी, मैम को, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा जो पूरा एक कल्चर है इसमें रेप को सिर्फ हम एक क्राइम ना मान करके इसको हम सोसाइटी की एक बहुत ऐसी बुराई मानते हैं कि जिसके वजह से कि अगर किसी के साथ ये क्राइम होता है तो ये सिर्फ क्राइम नहीं है, सोसाइटी में उसको इस तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है और जो परसेप्शन बना हुआ है कि उसकी इज्जत लुट गई, हम लोग जनरली इसी तरीके से बात करते हैं। तो अब जो जिस क्राइम के लिए अगर ये शब्द यूज किया जाएगा कि उसकी इज्जत लुट गई, जिसके साथ क्राइम हुआ, तो वो उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने कहा अभी कि डॉक्टर साहब, एक और पर्सन का आपने नाम लिया, मैं लेट हो गई थोड़ा ज्वाइन करने में, तो उनका भी कहना है कि लेडीज कहती हैं कि उनके साथ गलत काम हो गया। जब इस केस में भी कल मैं हाथरस की जो पीड़िता थी जिनकी मदर से मिली तो मैंने उनसे पूछा, तो उनका कहना है कि मैडम हमें बिटिया ने नहीं बताया कि तुरंत कि हमारे साथ माँ ये भी इस तरीके से क्राइम हुआ है, मतलब ऐसे फिर भी वो बोल रही थी कि हमारे साथ गलत काम हुआ। तो मैंने कहा गलत काम का मतलब क्या है, बलात्कार? कहती हाँ, वो बिटिया ने नहीं बताया लेकिन बाद में उन्होंने बताया हमें। ठीक है, ये उनकी माँ का स्टेटमेंट था। तो देखिए, और उनकी माँ भी इस चीज को नहीं बताना चाह रही क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो टेंडेंसी बनी हुई है कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और उस बेटी का, इसीलिए देखिए सिर्फ ये सोसाइटी की बात नहीं है, ये हमारे कानून में प्रोविजन है कि अगर किसी ने रेप पीड़िता की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया तो वो पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। तो जब आपने उसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है तो वो पीड़िता भी जो है और वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें वो इस क्राइम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब जब इतना डिस्कशन डिबेट हो रहा है तो जो पीड़िता सामने आ रही है, अब जब पीड़िता सामने आ रही है, उनका परिवार सामने आ रहा है, तो उनके सामने एक अलग चैलेंजेस है क्योंकि जब वो परिवार एक हिम्मत जुटा करके आता है
थाने में जा रहा है, नियरेस्ट थाने में जा रहा है। तो जो मेरी टेंडेंसी बनी हुई है, जो पेट्रियट की सिस्टम है, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, वो इतनी असंवेदनशील है कि जैसे ही कोई बेटी अगर ये कहती है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि रेप हुआ है, उसको एक वो इस तरीके की निगाह से देखते हैं कि जैसे अगेन वो भी उसको कहीं न कहीं अंडर एस्टिमेट करेंगे, उसको ही वो कल्प्रिट बनाने की, एक्यूज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो फीमेल खुल के वहाँ पर भी बात नहीं कर पाती। अब जो चीज़ें एफआईआर में आनी चाहिए, जो चीज़ें उन्हें क्लियर कटी उसमें मेंशन करनी चाहिए कि किस तरीके से उनका रेप किया गया, कौन लोग थे, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, क्राइम हुआ है, तो उसमें भी वो लोग हेजिटेट होते हैं बताने में, वो पीड़िता हेजिटेट होती है। तो वहाँ आप देखेंगे कि शुरुआत से ही चीज़ें जहाँ पर स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए था, स्ट्रांगली अपनी बात को रखना चाहिए था एफआईआर में या पुलिस के सामने या बाद में 164 का जो स्टेटमेंट होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसको इस तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, पीड़िता के पूरे जो भी बात करना चाहती है, उसको एक्यूज बना दिया गया है कि वो हमेशा हेजिटेट होकर के, तो वहाँ पर ही आधी चीज़ें खराब हो जाती हैं। देन आफ्टर जब मेडिकल होने जा रहा है, तो मेडिकल में पता चला किसी लोगों को ये भी नहीं पता है कि स्टार्टिंग के 24 आवर्स से 75 आवर्स तक बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए, मेडिकल कराने के लिए या अदर भी जो भी फिंगरप्रिंट के जो सैंपल्स होते हैं उन सब के लिए। तो अगर वो नहीं होते तो धीरे-धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो केस और भी वीक होता चला जाता है। और इसीलिए अगर हम इस हाथरस केस की बात करें तो इसमें भी शुरुआत में उस पीड़िता ने नहीं बताया क्योंकि सभी उसके परिवार वाले सब लोग फोकस्ड हो गए। उसका जो लिगेचर मार्क था, जो गले पर उनका निशान था, उनकी स्पाइन टूटी हुई थी, उनकी जो जीभ थी वो बहुत ज़्यादा कट गई थी, डैमेज हो गई थी दांतों के बीच में आकर के, तो सब उस पर फोकस्ड हो गए। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसका रेप भी किया होगा। लेकिन जब बाद में उसने बताया और एमएलसी जो अलीगढ़ की है उसमें भी रेप की पुष्टि हुई है एफएसएल में नहीं आई है लेकिन वहाँ पर वो रेप की पुष्टि हुई है। बाद में पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन भी है। हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि वो आप डाइंग डिक्लेरेशन देखिए, वो किस तरीके से बता रही हैं कि वो बोल रही है कि हाँ 2 लोग थे, उन्होंने बलात्कार किया। जब वो शब्द यूज़ कर रहे हैं, मैंने जब उसकी माँ से पूछा उस दिन, तो रेप के बारे में नहीं पता है कि रेप क्या होता है, गाँव में लोगों को नहीं पता है, हमारी बच्चियों को नहीं पता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं पता है, ये पीड़िता भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें जब और ऐसी बहुत सारी होती है, है अगर मतलब यही बहुत सारे उनमें से होते हैं, शायद 80-90-7% तो ऐसे लोग होते हैं जो केस खा के सामने आते हैं। उसमें हम देखते हैं, अगर अभी एनसीआरबी रिपोर्ट देखें तो उसमें जो निरक्षर लोग हैं, जो कि कम पढ़े लिखे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बात फिनिश करिए प्लीज़। जी, जी। उसके अलावा कि जो भी असंवेदनशील पुलिस है, जिसकी ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है कि वो मेडिकल कराए, लेकिन वो मेडिकल नहीं कराते। कहते हैं पीड़िता बता नहीं पाई, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों को भगा देते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेज़ हैं। कहते हैं लड़की तो सही सलामत आ गई। उनका मतलब रेप का मतलब हमारी कंट्री में ये है कि जब तक उसको ब्रूटल तरीके से उस बच्ची को मारा-पीटा ना गया हो, उसको डिस्ट्रॉय ना किया गया हो, उसका मर्डर ना कर दिया जाए या इस कंडीशन में ना उसको ला दिया जाए कि हमें प्राइमा फेसाई दिखे कि इसके साथ क्राइम हुआ, तब तक लोग रेप मानने को तैयार नहीं हैं। रेप के जो केसेस हैं वो डिसाइड होने में इतना ज़्यादा डिफिकल्टी और इतना टाइम लगना, ये सारे इसके पीछे एक नहीं, शुरुआती केस जो है वो कमजोर हो जाता है वो। सारे कारण हैं। जी। जी, शुक्रिया सीमा जी। क्योंकि बात चली है वर्ग की, बात चली है धर्म की, जाति, यहाँ पे जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि इधर कई सारे ऐसे केस आए हैं, तो एक बार अभी से चर्चा में है हाथरस का मामला है, वो दलित से था। जो बलरामपुर का है वो दलित था। हमारे साथ एक दलित जो है संगठन जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इस वर्ग के साथ में होता है जो ऑलरेडी शिक्षा में पिछड़ा हुआ, वर्ग में पिछड़ा हुआ है, उनके साथ कैसी दिक्कतें आती हैं? मैं सिर्फ हाथरस की बात नहीं करूँ, मैं ओवरऑल आप पूरे देश की बात करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा है वो अपनी बात जल्दी समझा भी लेता है, समझ भी जाता है। और इनके साथ अभी वो बात नहीं है, वो शिक्षा का स्तर वो नहीं है, वो समझ की बात अभी उतनी सी नहीं आई है। ऐसे में इन जो वर्ग है और जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कैसे दबाया भी जाता है, तो ऐसे में कैसे उनके साथ दिक्कतें आती हैं? सुमन जी हमसे। मैं ये सुन रही थी, पूरे पैनल को पूरा बहुत ही शांति से और गंभीरता से सुना है।
और सबने एक कानून के ऊपर बात किया है कि किस तरीके से हमारे देश में कानून है और वो किस तरीके से हम उपयोग करना चाहिए, उनमें कानूनों में क्या क्या है, क्या होना है और क्या ऑलरेडी है। मेरा मानना क्या है कि देश में हमारे पास में बहुत सारे कानून ऐसे बने हुए हैं जिन कानूनों का अभी तक पब्लिक से परिचय ही नहीं हुआ है। सेकेंड चीज में यहाँ पे अगर मैं रेप की ही संबंधित जो मैं आईपीसी की बात करूं, जो सीमा जी बोल रहे थे कि किस तरीके से एक जो जस्टिस वर्मा जी की जो अमेंडमेंट आया था वो एक कागज का टुकड़ा बन गया है। इवन पुलिस को ही जो पुलिस इसे लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए है उससे को ही पता नहीं है कि उस अमेंडमेंट में क्या है। तो आम महिलाओं का पता होना बहुत क्या बोलते हैं चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। सेकेंड चीज जहाँ पे नीतू जी ने कहा कि बहुत सारी उन्होंने स्टोरीज किया था दलित महिलाओं का, मैं 18 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ यहाँ पे कि 18 साल के अंदर जब दलित महिलाओं की जब बात आती है यहाँ पे तो उन तक इस तरीके की जागरूकता, उन तक उस तरीके की अप्रोच अभी तक है ही नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आप बिल्कुल बहुत वाजिब मुद्दों बात कर रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि जब जिस महिला को एक सोसाइटी कास्ट को स्टिग्मा दे रही है, आप पेट्रियार्की बेस पे उसको एक महिला होने का स्टिग्मा दे रही है, आपका पॉवर्टी नहीं है इसलिए आप उसको थाने तक ले जाने में अपना संघर्ष कर रही है, तो उस महिला को मेडिकल तक पहुंचना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। अगर जैसे तैसे हमारे जैसे ह्यूमन राइट्स वर्कर वहां इन्वॉल्व होकर के उन केसेस में उनको हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं और उनको एक रास्ता दिखाते हैं और थाने तक ले जाते हैं, वहां पे भी क्या होता है ना, मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमें ये चीजों को पता होना चाहिए। ये हाथरस से केस नहीं है, ये बहुत सारे केसेस मैं कह रही हूँ कि जिन केसेस में मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मैं राजस्थान में दलित ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के साथ में काम कर रही हूँ, वहां पे देखोगे तो यहाँ पे आज भी बहुत सारे केसेस है जिनमें नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ है, जो मेडिकल रिपोर्ट प्रूव कर रहे हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट बोल दिया है कि इसके साथ में रेप हुआ, उसके बावजूद आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के नाते आप बोल रहे हैं कि नहीं ये रेप नहीं है, ये रिपोर्ट का कहने से हम नहीं कर सकते। तो आप भाई कौन से एविडेंस को आप एक उसमें गंभीरता से लेंगे ताकि उस पीड़ित को न्याय मिल सके। बहुत हिम्मत के साथ में वो इस स्टेज पे पहुंच करके उस लड़ाई को लड़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है ना, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जा ही नहीं रहे हैं वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अपने सबनेट स्टाफ को भेज दिया है, वो जाकर के वहां पे आ गए हैं। आप मेडिकल के लिए थाने में गए हैं, वहां पे थानेदार साहब महिला पहुंचे नहीं है, उससे पहले हुआ कि उसको थाने में बुला करके, तो वो महिला तो वहां से भाग जाएगी डर के मारे, उसको इतना डरा देंगे कि तुझे गांव में रहना है, तुझे ये करना है, कैसे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही है, दे लेके यहीं सल्टा लीजिए। अगर वो महिला जैसे भी उसके थाने में एफआईआर नहीं लॉन्च होती है, 3 दिन तक वो कोर्ट तक चक्कर काटती है, तब तक उसके रेप जैसे गंभीर अपराध के जो मुख्य एविडेंस है वो एविडेंस खत्म हो जाते हैं। मेडिकल के लिए इमीडिएटली उसको लेके जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कि घर जाना, कल आना या परसों आना, और ऊपर से ये और हिदायत दे देते हैं कि आप नहा धो करके आना। तो ये पुलिस इनडायरेक्ट रूप से इस तरीके के महत्वपूर्ण जो डायरेक्ट एविडेंस है उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। इन केसेस में अगर SC/ST एक्ट के तहत मैं बात करूं तो इमीडिएटली उसमें एफआईआर दर्ज होकर के उसमें मेडिकल होना चाहिए और उस महिला को सिक्योरिटी देना चाहिए, उस महिला को कंपनसेशन देना चाहिए, आरोपियों को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए। बट ये आज भी कानून के अंतर्गत ही है। उस कानून के दायरे में जितने दिन में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं होता है, 2-2 साल लग जाते हैं। तो किस तरीके का जस्टिस की बात कर रहे हैं ना हम। सोसाइटी जब इस तरीके का महिला किसी भी तरीके की हिम्मत करती है तो वहां पे इस तरीके की एक जातीय खाप पंचायत शुरू हो जाती है।
और ज्यादा उनको प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, उनका लाइवलीहुड खत्म कर देते हैं, उनकी बहन बेटियां असुरक्षित हो जाती है। ये हाथरस केस में भी क्या हुआ है, क्योंकि उस परिवार के साथ में पहले अपराध किया है, उनके पिता की उंगली काटी गई बताई है, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए उसकी बेटी को टारगेट किया गया है। तो आप उस पीड़ित परिवार को तो टारगेट कर ही रहे हो, मीन्स आप उसके परिवार के बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हो। तो ये इस तरीके का ये स्पेस कौन दे रहा है ना, ये स्पेस सरकार दे रही है। ये स्पेस जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो उन कानूनों को उपयोग ना करके उनको स्पेस दे रही है। तो मुझे क्या लगता है ना कि बहुत सारे केसेस हैं। मैं पिछले साल की 2019 की बताऊं, मैंने 40 केसेस के लगभग रेप केसेस और उसमें गंभीर अपराध रहे हैं, ऐसे केसेस की फैक्ट फाइंडिंग की है, उन पीड़ितों से मिली हूं। उनमें ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो दर्द लेके बैठ जाते हैं। वो ही ऐसा फील करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको पब्लिक में आवाज उठा करके। तो ये इस तरीके का डर जो पैदा किया जा रहा है, इनडायरेक्ट रूप से पीड़ित को ऐसा अपराधी टाइप का फील करवाया जा रहा है, वो ही सबसे बड़ी पुलिस की और आरोपियों की जीत होती है। हम खैर यहाँ बात कर रहे थे कि किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी एज की जो महिलाएं हैं, जब वो केस लड़ने जाती हैं, जब उनका कोई केस लड़ता है तो उनके साथ कैसे दिक्कतें आती हैं, क्या वो गलतियां, क्या वो उनकी मासूमियत जो होती है, क्या उनका जो नासमझी उनकी होती है, जो उनकी हमारी जो महिलाओं की ना बोलने की या परिवारों की जो इस मामले, जैसे बहुत अभी आप कहीं रेप जो है क्रिमिनल शब्द या एक जस्टिस वाला केस है, कोर्ट का मामला है, वहाँ पे बहुत सारी चूक हो जाती है परिवारों से, जो ना चाहते हो बाद में वो कोर्ट में उससे बनती है। आईपी सिंह सर, मैं आपसे वाइंड अप इसका कराऊंगा कि क्या ऐसा, जब क्योंकि हम इसको बिल्कुल अब इनकार ही नहीं कर सकता कि कौन किसके साथ कब क्या हो जाए, तो वो ऐसे 5 चीजों सबको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे लोग अपनी आम धारणा बनाते हैं। जब भी कभी किसी साथ कोई ऐसी यौन हिंसा हो, कभी कोई वुमेन के साथ हो, तब वो क्या ध्यान में रखे, उस सबके लिए बहुत जरूरी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पुलिस उसके साथ में दबाव किसी तरह का बना रही है, तो उच्च अधिकारियों को तुरंत, आजकल तो गांव-गांव में ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप है, आप उसको इंफॉर्मेशन दीजिए तुरंत उच्च अधिकारी को कि मेरे साथ ये हुआ और पुलिस मेरे साथ ये बना रही है। अभी मैं देख रहा था कि उसमें शुभांगी जी का है वो कि साहब उसमें एक्ट में अमेंडमेंट आ चुका है। अगर इस मामले का सप्रेशन में कोई भी डॉक्टर, कोई भी दरोगा, पुलिस वाला अगर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसको भी पनिशमेंट होगा। अब कानून में काफी परिवर्तन आ गया है। कानून में परिवर्तन की और आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कानून के उन नियमों को ठीक से पालन कराने का, सही अन्वेषण करने का, सही बात कोर्ट में रखने का, जिससे न्यायालय सही निर्णय ले सके। शुक्रिया आप सबका, बहुत सशक्त पैनल रहा और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें खुद मैं समझ में हमारी आई हैं। जो हमारी रिपोर्टर है नीतू, जो लगातार इन सब मुद्दों को लेकर स्टोरी करती रहती हैं, उनको समझ में आया कि हम कैसे काम करें। और केस हमारे ऐसे होते हैं कि कानपुर से नीतू ने स्टोरी की थी कि एक आरोपी था जिसने उसकी माँ से रेप किया, और जब उसका खुलासा तब हुआ जब उसकी बेटी के साथ भी उसने कुछ साल बाद रेप किया, यानी लंबा समय लगा होगा इसमें। बाद में केस समझ निकल के आता है कि वो आरोपी बेटी से पहले इसकी माँ का भी रेप कर चुका होगा। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें, जिस तरह का हमारा समाज बन गया है और पहले से बना हुआ है और थोड़ा अब और बिगड़ गया है, ऐसे में जरूरी कि हम थोड़े संवेदनशील हों, क्योंकि हम जब संवेदनशील तभी दूसरों से बात कर पाए। और यहाँ पे जिन 5 हमारे जो सहयोगी थे जिन्होंने आज मंच पे बात रखी, उनसे समझ में ये आया कि अगर जो पंक्ति पे खड़े लोग हैं, जो न्याय की तरफ आगे बढ़ाते हैं, वो जो पुलिसकर्मी हैं, वो जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो जो लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, वो अगर थोड़ी संजीदगी बरतें, अगर वो जो कानून है, जैसा कि शुभांगी बता रहे थे, सर बता रहे थे, उनका अगर सही तरीके, उनका 50-60% भी पालन उस तरह से कर, जैसा कहा गया है, वो फॉलो करें, तो जो पीड़ित है उनकी जो न्याय की जो लड़ाई है वो बहुत जल्दी पहुंचेगी, उनको इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।